हेलो एवरीवन। आज हम सर्किट थ्योरी के कुछ शॉर्ट नोट्स और फार्मूलाज देखेंगे। तो फर्स्ट बेसिक फार्मूला आता है हमारा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। क्या है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड V इज इक्वल टू I R। R इज रेजिस्टेंस, I इज करंट, V इज वोल्टेज। इसकी यूनिट क्या होती है? ओम्स होती है। इसकी यूनिट एम्पेयर होती है। इसकी यूनिट वोल्ट्स होती है। रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस R, इसका फॉर्मूला होता है रो L अपॉन A। L क्या हो जाता है? लेंथ। A आपका एरिया हो जाएगा और रो रेजिस्टिविटी हो जाता है। रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल का डिपेंड करता है टाइप ऑफ मटेरियल। डिपेंड ऑन टाइप ऑफ मटेरियल। टेम्परेचर, लेंथ ऑफ वायर, एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। वहीं ये रेजिस्टिविटी रो जो है ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। अब आता है एक टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। क्या? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसमें क्या होता है ना कि हमारा रेजिस्टेंस है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वैरी करता है। तो अगर किसी भी रेजिस्टेंस के वैल्यू R1 है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर T1 पे, तो R2 रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा एट टेम्परेचर T2। तो ये किस अकॉर्डिंगली वैरी करता है, वो एक उसका फॉर्मूला है R2 इज इक्वल टू R1 प्लस अल्फ़ा 1 ब्रैकेट T2 minus T1, where alpha 1 is temperature coefficient, T2 is second temperature, T1 is first temperature, R1 is the temperature resistance at temperature T1। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर फाइंडिंग द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ, फॉर फाइंडिंग द रेजिस्टेंस एट डिफरेंट टेम्परेचर। अब रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन हम देखेंगे जब हम लेंथ ऑफ वायर और एरिया ऑफ वायर को चेंज कर रहे हैं, तो हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू जो चेंज हो रही है किस अकॉर्डिंगली चेंज होगी। कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, उसको हम देखते हैं अभी। लेट्स सी। इफ सॉरी इफ
volume is same after compression और stretching। तो हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे चेंज होगी? सपोज इफ लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय n टाइम्स, इफ लेंथ increase by n times, then r न्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? n स्क्वायर अपॉन r ओल्ड रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी उसके n स्क्वायर टाइम हो जाएगी। दूसरा क्या आ रहा है? इफ एरिया चेंजेस बाय n टाइम्स, तो हमारा आर न्यू क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू आर ओल्ड डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तीसरा है क्या? इफ रेडियस और डाया ऑफ वायर changes by n times, then फॉर्मूला चेंज हो जाएगा हमारा आर न्यू इक्वल टू आर ओल्ड डिवाइडेड बाय n टू द पावर 4। ये फॉर्मूला हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखने का एक फ़ायदा ये होता है कि एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन बहुत तेज़ी से बन जाते हैं। अब हम देखेंगे, अभी हमने देखा कि सेम वैल्यू वॉल्यूम रहना चाहिए। पहला केस हमने क्या देखा? इफ़ द वॉल्यूम इज सेम, इफ द वॉल्यूम इज सेम, ठीक है। अब हमें देखना है इफ वॉल्यूम चेंजेस। इफ वॉल्यूम चेंजेस, सेम तीनों केस में क्या फॉर्मूला आ जाएगा? लेट मी मूव दिस टू दिस प्लस। Wait a minute. Here. If वॉल्यूम चेंजेस तो फॉर्मूला में क्या चेंजेस आएंगे? ओके, सेम केस में इफ लेंथ चेंजेस, इंक्रीज नहीं, चेंजेस कहते हैं इसको, चेंजेस बाय n टाइम्स, ठीक ना। इस केस में क्या होगा? वॉल्यूम जब चेंज होगा तो आर न्यू इक्वल टू n टाइम्स ऑफ आर ओल्ड। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम if area changes by n times, then r new
इक्वल टू आर ओल्ड बाई एन, ये भी इम्पोर्टेंट है। सेम इफ वायर और डाया ऑफ चेंजेस आर न्यू आर ओल्ड बाई एन स्क्वायर। ओके, अब हम देखेंगे स्टार डेल्टा कन्वर्जन। अभी जो भी हम फॉर्मूलाज पढ़ रहे हैं इसके ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल भी लगाएंगे आने वाले लेक्चर्स में। स्टार डेल्टा कन्वर्जन, इसके लिए हम पहले एक सर्किट बना लेते हैं छोटा सा। तो ये वो सर्किट है स्टार एंड डेल्टा। बीच में हमने स्टार बनाया है, बीच में हमने स्टार बनाया है और साइड में हमने ऐसे डेल्टा। अब हम इस पे वैल्यूज़ और नेमिंग कर देते हैं, R1 R2 R3 और आउटर साइड का जो डेल्टा है उसको RA RB RC। अब हम देखेंगे स्टार से डेल्टा कन्वर्जन फॉर्मूला। स्टार से डेल्टा कन्वर्जन, स्टार से डेल्टा कन्वर्जन मीन्स हमें डेल्टा की वैल्यू निकालनी है, आउटर साइड ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यूज कैलकुलेट करनी यूजिंग इनर साइड ऑफ रेजिस्टेंस। तो आर ए की वैल्यू जो रहेगी अकॉर्डिंग टू स्टार डेल्टा कन्वर्जन R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 अपॉन R3, और सेम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं R1 R3 प्लस R2 R3 प्लस R1 R2 बाई R3। ये दोनों फार्मूला सेम ही है। दोनों फार्मूला सेम है। कैलकुलेशन का तरीका अब देखते हैं। अगर हमको आर ए की वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना है, सारे रेजिस्टेंस को पेयर में मल्टीप्लाई करना है। इंटरनल रेजिस्टेंस जो है ना, इनको पेयर में मल्टीप्लाई करना। R1 R3 ले लिया, R2 R3 ले लिया, R1 R2 ले लिया, और जिसकी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है ना उसके अपोजिट वाले रेजिस्टेंस को नीचे से डिवाइड कर देना है। सपोज दैट हमें आर ए की कैलकुलेट करनी है तो R3 की वैल्यू ले लेंगे अपोजिट पे, आ रहा है ना। अगर हमें सेम अगर आर बी की कैलकुलेट करनी होगी तो R1 ले लेंगे नीचे में, अगर आर सी की कैलकुलेट करनी रहेगी तो R2 ले लेंगे। सेम सेम करना, इसी तरह पैटर्न पे सारे फॉर्मूलाज रहेंगे। मैं एक बार फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, ठीक ना। फॉर आर बी क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R12 डिवाइडेड बाई R1, पता है ना। आर बी के अपोजिट में जो होगा उसी को वैल्यू लिख देते हैं। इसको और दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, एलसीएम लेकर के आप कर सकते हो। R1 सॉरी कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, एक्चुअली R2 R3 होगा। R2 R3 R23, तो ये हो जाएगा आपका R1 R2
प्लस R1 R3 प्लस R2 R3 divided by R1. Same RC is equal to R1 plus R3 plus R1 R3 by R2. इसको और तरीके से लिख सकते हैं R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R1 R3 डिवाइडेड बाय R2. ये सारे फार्मूलेस बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. अब हम देखेंगे डेल्टा से स्टार कन्वर्जन. सेम डायग्राम को हम यूज़ करेंगे अभी. अब हम देखेंगे डेल्टा से स्टार कन्वर्जन. डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन. डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन मीन्स हमें ये इंटरनल R1 R2 और R3 की वैल्यूज़ फाइंड करनी है यूजिंग RA RC RB फॉर दैट. तो R1 की वैल्यूज़ हो जाएगी R1 की वैल्यूज़ हो जाएगी क्या, जैसे कि अगर हमें R1 निकालना है, R1 अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसके जो एडजेसेंट में जो रेजिस्टेंस होगी ना RA और RC, इनको मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे में टोटल का सम कर देंगे. बस यही है ट्रिक है. जैसे कि R1 निकालना है तो हम RA इंटू RC करेंगे और डिवाइडेड बाई RA प्लस RB प्लस RC करेंगे. ये हो गया डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन का फॉर्मूला. सेम फॉर R2 R3 करना है हमें. सो R2 के लिए क्या हो जाएगा, R2 इक्वल टू, वी कैन सी R2 के एडजेसेंट में क्या है RA और RB, तो यहाँ लिखेंगे RA इंटू RB डिवाइडेड बाई RA प्लस RB प्लस RC. अब आएगा हमें निकालना है RC निकालना है R3 निकालना है. R3 के एडजेसेंट में क्या क्या है, R3 है ना, ये R3 हो गया. R3 के एडजेसेंट में क्या हो गया, RC हो गया और RB हो गया. तो हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में क्या डालेंगे, इसको RB इंटू RC डिवाइडेड बाई टोटल सम RA प्लस RB प्लस RC. ये मेरा डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन का फॉर्मूला हो गया. चलिए अब हम एक कॉन्सेप्ट होता है व्हीट स्टोन ब्रिज, उसे समझने की कोशिश करते हैं. उसके लिए पहले हम डायग्राम बना लेते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज का. व्हीट स्टोन ब्रिज, ये है व्हीट स्टोन ब्रिज का नेटवर्क. बीच में हम एक रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं फॉर द, और या फिर फॉर द मेजरमेंट पर्पस गैल्वेनोमीटर भी लगा सकते हैं. व्हीट स्टोन ब्रिज क्या कहता है ना कि अगर अपोजिट रेजिस्टेंस, अपोजिट साइड की जो रेजिस्टेंस हैं जैसे कि P और R और Q एंड S, ये अपोजिट हो गया रेजिस्टेंस. P के अपोजिट क्या हो गया, R हो गया, और Q के अपोजिट क्या हो गया, S हो गया. तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज ये कहता है कि अ प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल
देन करंट इन गैल्वेनोमीटर शुड बी 0। मतलब अगर P और R का रेजिस्टेंस की वैल्यू को गुना करें जो कि बराबर निकल आए Q और S के रेजिस्टेंस की वैल्यू के, तो जो गैल्वेनोमीटर में जो करंट जो जाएगा ना सेंट्रल पार्ट में, उसमें करंट 0 जाएगा। सारा करंट कैसे फ्लो हो जाएगा? ऐसे फ्लो हो जाएगा। सारा करंट ऐसे फ्लो हो जाएगा। ठीक है। अब इसी को और तरीके से दूसरी किताबों में लिखा रहता है, रेशियो ऑफ एडजेसेंट रेजिस्टेंस, सॉरी, रेशियो ऑफ एडजेसेंट रेजिस्टेंस P अपॉन S इज इक्वल टू Q अपॉन R। इस तरह से भी कहीं कहीं लिखा होता है, लेकिन हम यही मान लेते हैं कि अपोजिट रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है वो दूसरे अपोजिट रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के बराबर रहेगा। तो करंट गैल्वेनोमीटर में या फिर जो सेंट्रल पार्ट वाला जो है उसमें करंट 0 जाएगा। सारा करंट P टू Q चला जाएगा, सॉरी, सारा करंट P टू Q जाएगा, P से Q जाएगा और इधर S से R चला जाएगा। ठीक है। इसी को बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। ये बहुत स्टैंडर्ड नेटवर्क है, ब्रिज नेटवर्क जिसको बोलते हैं। एक अगला कॉन्सेप्ट आता है इक्विवेलेंट पावर कॉन्सेप्ट। अभी हमने लास्ट लेक्चर में एक न्यूमेरिकल भी करा था, विच बल्ब विल ग्लो ब्राइटर और डिमर। सेम कॉन्सेप्ट पे एक उसके कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि हमने देखा था लास्ट प्रीवियस लेक्चर में, एक क्वेश्चन था, दो बल्ब कनेक्टेड इन सीरीज थे सब। सो अगर हम दो दो बल्ब हैं उसको सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं और दोनों बल्ब की रेटिंग अलग अलग है। सपोज इसकी पावर रेटिंग P1 है, वोल्टेज V है, इसकी पावर रेटिंग P2 है, वोल्टेज V है। तो टोटल वोल्टेज 2V हो जाएगा। तो P इक्विवेलेंट जो होगा वो P1 प्लस P2। बहुत सिंपल था। नाउ if two bulbs are connected in series, पहले बल्ब का पावर P1 हो गया, दूसरे बल्ब का पावर P2 हो गया, इसका वोल्टेज V हो गया, इसका वोल्टेज V हो गया, और इक्विवेलेंट वोल्टेज भी V रहे। ये फर्स्ट केस हो गया, ये सेकंड केस हो गया। दूसरे केस में क्या बोल रहा है? वोल्टेज P1 का V है, P2 का भी V है और इक्विवेलेंट वोल्टेज भी V है। इस केस में P इक्विवेलेंट हो जाता है हमारा P1 इंटू P2 डिवाइडेड बाई P1 प्लस P2। ये हमारा इक्विवेलेंट पावर का फॉर्मूला हो जाएगा। किस केस में? अगर वोल्टेज यहाँ पे V है, यहाँ पे V है, तो और इक्विवेलेंट भी V रहे, तब इस केस में ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सेम अगर हमारा V वोल्टेज यहाँ पे, V वोल्टेज यहाँ पे और इक्विवेलेंट वोल्टेज 2V रहे, तो हमारा सिंपल पावर का फॉर्मूला हो जाता है P1 प्लस P2। इन दोनों केस में जब अगर लैम्प कनेक्टेड सीरीज में रहेगा तो जो लोअर पावर रेटिंग का होगा, सपोज P1 is smaller wattage than P2, then P1 will glow brighter. P1 will glow bright. ठीक है। थर्ड केस आ रहा है इसका, जब ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, टू लैम्प्स कनेक्टेड इन पैरेलल, लाइक फर्स्ट लैम्प, सेकंड लैम्प। इसमें केस में क्या है, इसका पावर P1 मान लेते हैं, वोल्टेज V मान लेते हैं,
इसका क्या है, P2 मान लेते हैं, वोल्टेज V मान लेते हैं, और कनेक्टेड है पैरेलल में। तो पैरेलल में अगर कनेक्टेड है तो वो पोटेंशियल तो सेम होगा, V हो गया। तो इस केस में P इक्विवेलेंट सेम हो जाता है जो हमने अभी नॉर्मल देखा, P1 प्लस P2। ये इक्विवेलेंट पावर का फॉर्मूला हो जाता है। और इस केस में एक लेकिन ये हो जाता है ना, जिसकी वोल्टेज ज़्यादा होती है वो ज़्यादा ग्लो करता है। इस केस में P1 का वोल्टेज लेस है अगर P2 से, तो P2 जो है वो हायर वोल्टेज का है, तो P2 विल ग्लो मोर ग्लो। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। इस कॉन्सेप्ट से एग्जाम्स में क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं।